हाय एवरीवन। आज हम ई ज्ञानार्थी एग्जाम पेपर जो है एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे परिवार और समुदाय की बात की गई है। विशेष करके जो इसमें अगर हैं तो फिल्म्स जैसी चीज़ों की तो चीज़ें कम हैं, लेकिन अवधारणात्मक समझ बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो पहला जो आप समझोगे कि परिवार क्या है, ठीक है? पहली चीज़ ये। दूसरा, भारत में परिवार की अवधारणा कैसी है, ठीक है? ये चीज़ें एंड परिवार कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? जैसे एकल और दूसरा संयुक्त। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। उसी तरीके से समुदाय समुदाय की भी बात यहाँ पे जो की गई है, समुदाय कैसे बनता है, कैसे निर्मित होता है, यानी फिर परिवार की इसमें भूमिका क्या होती है, और साथ ही साथ नवीन या समकालीन वर्तमान परिस्थितियों में किस तरीके के नवीन समुदाय निर्मित हो रहे हैं, उनकी भी बात यहाँ पे की गई है, और समुदायों का योगदान क्या है, ठीक है, और परिवार का योगदान क्या है, ये चीज़ें भी आपको इस चैप्टर में समझने को मिलेंगी। कुछ एक उदाहरण दिए गए हैं, डेफिनेटली वो वर्थ इट हैं। ऐसे पढ़ने में लगेगा कि आपके उपयोग की नहीं है, लेकिन जब आप राइटिंग करते हो, सोसाइटी के इश्यूज़ को समझते हो, परिवार की समस्याओं को समझना चाहते हो, तो वो एग्ज़ाम्पल्स भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। तो ठीक है, समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला जो कोट की बात करें, तो जो कोट दिया गया है इसमें तिरुवल्लुवर का एक कोट है कि प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन में पुष्प और फल के तौर पे हैं। यानी पारिवारिक जीवन एक वृक्ष है जिसमें प्रेम पुष्प की तरह और धर्म जो है फल की तरह फलित होते हैं, यानी होते हैं, आते हैं उसमें। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि परिवार के बिना, यानी कि परिवार के बिना हम प्रेम और धर्म की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात तिरुवल्लुवर ने कही है, ठीक है? ये चीज़ आपको क्लियर रखना हो। इसी तरीके से यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए, यानी इनके आस-पास ही पूरा चैप्टर घूमेगा कि परिवार की इकाई क्यों महत्वपूर्ण है और समुदाय क्या है और इसकी भूमिका क्या है। इन चीज़ों को हम एक-एक करके समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, परिवार क्या होता है? परिवार की अगर बात करें तो सबसे मूलभूत समाज की सबसे मूलभूत इकाई, आप सभी जानते हो इस चीज़ को। परिवार जो है ये मिल करके बनता है समाज। परिवार में अगर हम एकल परिवार की बात करते हैं तो दंपति, ठीक है? दंपति होंगे और प्लस उनके बच्चे। ध्यान रखना। और अगर यही संयुक्त परिवार है, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा अच्छे से लिखूँ ताकि आपको दिखे। तो परिवार, यहाँ पे ऐसे समझना, परिवार परिवार 2 तरीके के, एक एकल और दूसरा संयुक्त। एकल परिवार की अवधारणा में दंपति प्लस उनके बच्चे, संक्षिप्त में लिख रहा हूँ। और संयुक्त परिवार में होगा दंपति के पिता, यानी कि दंपति के सगे संबंधी। सगे संबंधी का मतलब यहाँ पे माता-पिता, भाई-बहन, भाई, इस तरीके से प्लस उनके बच्चे, ये इसमें शामिल होते हैं। तो संयुक्त परिवार की अवधारणा और परिवार की अवधारणा को समझना ज़रूरी है और एकल परिवार की अवधारणा को भी समझना है। देखो, इस चैप्टर में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको भी समझना होगा। जैसे यहाँ पे सिंपल सा बताया गया कि एकल परिवार में दंपति और उनकी संतानें होती हैं। अब यहाँ पे एकल परिवार में जो नया कॉन्सेप्ट है, उसमें एकल दंपति का भी की अवधारणा शामिल है, यानी कि एकल, यानी कि अकेली, अकेले माता या पिता। ठीक है, आज के समय में अगर हम देखें तो ये अवधारणा भी बहुत तेजी से चल रही है कि तलाकशुदा पति मतलब पिता है और उनके साथ बच्चा रह रहा है, या तलाकशुदा माता है उनके साथ बच्चे रह रहे हैं। तो ये भी एक जो है एकल परिवार की अवधारणा के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से आप अगर हम यहाँ पे देखो, संयुक्त परिवार में अनेक पीढ़ियां साथ में रहती हैं, जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन और चचेरे भाई बहन। बहुत रोचक बात है कि इसमें कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, वो भी आपके लिए जरूरी है कि जैसे अंग्रेजी भाषा में इस बात को यहाँ पे उल्लिखित किया गया, उद्घाटित किया गया कि अकेली मतलब अंग्रेजी भाषा में जैसे अंकल है, अंकल शब्द जो है हमारे चाचा के लिए भी आता है, मामा के लिए भी आता है, ठीक है? इस तरीके से बाहरियों के लिए भी आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम भारतीय भाषाओं में देखें तो इनके लिए विविध शब्द हैं, विविध शब्द हैं। तो एक तो हमारा भाषा, हमारी भाषा की रिचता या विविधता बहुत ज़्यादा है। दूसरा, एक चीज़ और बताता है कि महत्व, कि अगर कहें तो पश्चिमी देशों में आप इसको अवधारणा को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। पश्चिमी देशों में एकल परिवार की अवधारणा बहुत पहले से प्रचलित में रही है, ठीक है? एकल परिवार की अवधारणा बहुत पहले से प्रचलित रही है। दैट मीन्स उनके लिए इन शब्दों के विविधीकरण की आवश्यकता ही नहीं थी। ये जैसे कहने का मतलब है, अगर परिवार में एक ही शख्स है, 2 ही शख्स हैं, 4 शख्स हैं, 5 शख्स हैं, तो उसमें ज़्यादा बड़े विविधतापूर्ण संबोधनों की आवश्यकता नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन भारत में संयुक्त परिवार की अवधारणा पहले से काफ़ी रही है और काफ़ी प्रचलित रही है संयुक्त परिवार की, ठीक है? इसलिए इनके लिए जो है अलग-अलग शब्द संबोधन के मिलते रहे। अगर आप इस चीज़ को समझो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग-अलग संबोधन के शब्द। तो इन चीज़ों को भी आपको समझना होगा, ये भी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब जैसे कजिन जो शब्द है,
कजिन यानी कि चचेरा भाई के लिए आता है। तो हमारे यहाँ चचेरे भाई बहन हिंदी में अगर नॉर्थ में बोले तो ये एक ही शब्द आता है, चाहे वो मामा के बेटे बेटी हों या फिर कोई भी, उनके लिए चचेरा शब्द हम use करते हैं। यानी हम उनको जो है अपने परिवार में नहीं शामिल करते। लेकिन दक्षिण भारत में ध्यान देना, इसीलिए मैंने ऊपर ये चीज़ बोली, दक्षिण भारत में आप जाओगे तो मामा के बेटे के लिए भी अलग शब्द है, चाचा के बेटे के लिए अलग शब्द है, चाचा की बेटी के लिए अलग शब्द है। तो ऐसे अलग अलग संबोधनों का उपयोग किया जाता है और उनसे भी आपको पता चलता है कि कुनबा कितना बड़ा हो सकता है। तो संयुक्त परिवार की अवधारणा उत्तर में जितनी प्रबल रही है, उससे ज़्यादा जो है दक्षिण में प्रबल रही है, क्योंकि वहाँ पे महिला पक्ष के भी लोगों को परिवार का हिस्सा माना जाता है। ठीक? अब जैसे अगर परिवार की बात करें तो परिवार के सदस्यों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण जो संबंध होता है या आधार बनता है उनके संबंधों का, तो वो होता है प्रेम, देखभाल, सहयोग और अंतर्निर्भरता। ठीक है, ये 4 चीजें हैं जो एक परिवार को परिवार बनाती हैं। क्लियर? अब सहयोग का अर्थ है यहाँ पे एक साथ काम करना, एक साथ काम करना, ये चीज ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो हम मिल करके एक काम को करना है तो आसानी से कर लें। ये जो है परिवार में सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। अभी तो नहीं, लगभग आज से अगर 40 साल 50 साल पहले या 30 साल पहले जाओगे, आप 30 साल पहले भी जाओगे तो ऐसी अवधारणाएं देखने को मिलती थी कि गांव में अगर कोई शादी पड़ रही है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो गांव के लोग ही मिल करके पूरा खाना बना लेते थे। आज की तरह आप जो देख रहे हो कि कैटरिंग की सुविधा और सारी चीज़ों का आना हो गया है, तो वो ज़रूरत नहीं थी। उस समय गाँव के लोग जो है आपस में मिल करके पूरा खाना बना लेते थे और या एक तरीके से उस पूरे फंक्शन का संचालन कर लेते थे और आसानी से चीज़ें हो जाती थी। इसका फ़ायदा क्या होता था? इसका फ़ायदा होता था कि लोगों का खर्च कम था। यानी निर्वाह होने के बाद भी, निर्वाह वाली जीवन प्रणाली होने के बाद भी वो जीवन खुशीपूर्ण होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसी तरीके से इन परिवारों में कुछ चीजें और भी आती हैं। परिवार केवल जो है ना अपने में प्रेम या देखभाल, सहयोग या अंतर्निर्भरता की बात नहीं करता। परिवार अगली पीढ़ी को प्रशिक्षण भी देता है। ठीक है, अगली पीढ़ी को प्रशिक्षण भी देता है। किस तरीके का प्रशिक्षण? हर तरीके का। उनको नैतिक आचरण का प्रशिक्षण देता है, उनको अपने दायित्व के निर्वहन की बात करता है कि प्रशिक्षण देता है। अगर संयुक्त परिवार जैसी अवधारणाएं चल रही है उस परिवार में, तो वहां पे जो है एक बात और आ जाएगी कि अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों के परिवार के लोगों की खुशी का भी ध्यान रखा जाना। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे क्या चीज आ जाएगा कि अपने जो इच्छाएं हैं उनको इतना लिमिट में रखना कि दूसरों के यानी परिवार के अन्य सदस्यों की इच्छाओं पे उसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से अगर कहें तो जैसे हम परिवार को एक विद्यालय के तौर पे हम जानते हैं कि परिवार एक विद्यालय है। ठीक है, परिवार एक विद्यालय की तरह होता है, यानी कि एक शिक्षा का केंद्र हो जाता है जो हमें धर्म और कर्तव्यों का पालन करना भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो वो यहाँ भी हमें सीखने को मिलता है। परिवार हमें मूल्य सिखाता है, ठीक है, अपनी जरूरतों को त्याग करना सिखाता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें कुछ कहानियां दी गई, एक केरल की जो है कहानी इसमें ली गई है, मतलब केरल के एक नगर की कहानी। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कुछ कहानियों में चीज़ों को दिया गया, तो आप उन चीज़ों को जोड़ के रखोगे जिससे आपको पता चले कि क्या चीज़ें हैं। तो परिवार में उसकी दादी शालिनी नामक एक लड़की की कहानी इसमें दी गई है, जिसमें उसकी दादी जो है परिवार का महत्व बताती है, जिसमें सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं, उनके पास जो कुछ भी हो उसे आपस में साझा करते हैं। और ये बात अगर आपने संयुक्त परिवार में अपना जीवन थोड़ा भी व्यतीत किया होगा तो आपको देखने को मिलता होगा, आपकी दादी या नानी कहती होंगी कि थोड़ा थोड़ा बांट लो आपस में। इसमें जो थोड़ा थोड़ा बांटने की बात है, अवधारणा है, तो जरूरी नहीं है कि उस समय उनके पास संसाधन नहीं होंगे, फिर भी उन्होंने किसी कारण से आपको ये चीज़ बोल दी हो कि आप अपने इसमें इसको बाँट लीजिए, और ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो आपको एक तरीके से साझा संसाधनों को साझा करने की अवधारणा को पुष्ट करता है कि आप जितना साझा करोगे उतना ज़्यादा आसानी से या एक समन्वित विकास की अवधारणा आपको देखने को मिलती है। क्लियर? इसी तरीके की एक और कहानी यहाँ पे दी गई है, आप उसको भी देख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट की कहानी दी गई है। उसमें एक तूफान में अगर घर किसी का मतलब उनका नुकसान पहुँचता है, तो उसमें जो सभी परिवार के सदस्य मिल करके जो उसको बनाते हैं और एक धनराशि के माध्यम से उसका सहयोग करके अपना सही करते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे दी गई है। तो इसके साथ अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो समुदाय की बात आ जाएगी। तो समुदाय क्या होता है? अगर एक सर्कल है तो परिवार इसमें इस तरीके से शामिल होगा। ठीक है? लेकिन समुदाय केवल अगर कहें तो केवल परिवार नहीं होते हैं, परिवार के अलावा भी हो सकता है। यानी रक्त संबंध से इतर भी समुदाय बन सकते हैं, रक्त संबंध से इतर भी। ठीक है? इन पे हम बात करेंगे, एक-एक करके हम इनको समझते चलते हैं। तो समुदाय क्या होता है कि परिवार न केवल अपने अंदर बल्कि अन्य परिवारों से और आस-पास के लोगों से भी जुड़े होते हैं, और आपस में जुड़े इन लोगों का जो समूह होगा उसे समुदाय कहते हैं। तो ये समूह जो निर्माण हो रहा है ना, ये अपनी-अपनी आवश्यकताओं के लिए हो रहा है। ठीक है? यानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो मानव आज के समय में या थोड़ा पीछे भी जाओगे तो अपनी सारी आवश्यकताएँ जो है खुद से नहीं पूरी कर सकता। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसने एक अपना जो जीवन यापन का जो ढाँचा बना रखा है उसमें सारी चीज़ों का उत्पादन वो खुद से नहीं कर सकता। तो इसलिए उसे समुदाय के अन्य लोगों की आवश्यकता होगी जो अन्य वस्तुओं का उत्पादन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो हमें कपड़ा पहनना है। हो सकता है कि मेरे घर में जो है हथकरघा हो या करघा हो या फैक्ट्री हो, लेकिन खाने का उत्पादन यानी कि अनाज
उसका उत्पादन हमारे यहाँ नहीं होता है, हमें चाहिए होगा, हमें बाल कटाने की ज़रूरत होगी तो हमें कहीं जाना पड़ेगा, हमें घर बनवाना है तो उसके लिए हमें कहीं जाना, किसी मिस्त्री को बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये समुदाय है पूरा। आप उससे सेवाएँ ले रहे हो, उसको पे कर रहे हो, बट फिर भी वो समुदाय है, ठीक है? अगर अतीत में जाओगे तो ये सारा समुदाय आपस में जुड़ा होता था। इवन मैंने जैसे एक एग्ज़ाम्पल दिया कि पहले शादियाँ होती थी, तो उसी तरीके से हम लोगों ने भी अपने अतीत में देखा है शुरुआती दौर में कि बहुत सारे किसान आपस में मिल करके जो है फसल की कटाई करते थे। फसल की कटाई आपस में मिल करके करते थे कि आज इनके खेत की कटाई कर लेनी है, कल उनके खेत की कटाई करनी है, तो मान लो यहाँ पे 4 से 5 किसान हैं, ठीक है? तो इस तरीके से मिल करके वो सभी किसान, ये 5 किसान हैं, पहले इनके खेत की कटाई कर दी, फिर इसके बाद इनके खेत की कटाई कर दी, फिर इसके बाद इनके खेत की कटाई, फिर अपने और फिर इनके। तो ये 5 जो श्रम है वो आसानी से उपलब्ध होता था और सभी आपस में मिल करके कर लेते थे। आज नहीं हो रहा है क्योंकि आज जो है गाँव में भी जो है अगर कहें तो हम जो अगर कहें तो यहाँ पे सिर्फ पारिश्रमिकी की बात बहुत आसान हो गई है, ठीक है? तो पारिश्रमिकी यानी मेहनताना आज दिया जाता है, पहले भी दिया जाता था जब लोग हायर करते थे, लेकिन जब ये किसान जो मतलब छोटे किसान होते थे, तो दूसरों के खेत अपने मतलब आस-पास के लोगों के खेतों में अगर कटाई करने के लिए जाते, तो आपस में मिल करके कर लेते थे। ये बात पहले होती थी, बट आज के समय में आज सभी अपने-अपने खेतों की कटाई के लिए जो है इनको मेहनताना दे रहे हैं, ठीक है? यानी पारिश्रमिकी दे रहे हैं। वो चीज़ ज़रूरी है, आप उसको जोड़ के रखिए, ठीक है? तो बेसिकली समुदाय जो आपस में ग्रामीण भारत के ग्राम समुदाय जो होते थे, आपस में सहयोग के लिए एक तरीके से अलिखित नियम बना करके रखते थे, जिससे संसाधनों तक सुरक्षित पहुँच भी बनी रहे। यानी एक ढाँचा बन गया कि बढ़ई है, ठीक है? तो वो लकड़ी के सामान बना करके दे देगा, ठीक है? लोहार है, तो कृषि के लिए हथियारों को बना मतलब उपकरणों को बना करके देगा। तो ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं, तो इससे फ़ायदा क्या था? कि इससे किसान जब उत्पादन करता तो लोहार को दे रहा है सामान और बढ़ई को, तो ये एक व्यवस्था थी, जो एक तरीके से अगर कहा जाए तो अपने सुरक्षित संसाधनों को सुरक्षित रखने और उनका सही उपयोग करने के लिए परिचालित होती थी और एक स्वायत्त व्यवस्था, ग्रामीण स्वायत्त व्यवस्था को निर्मित करती थी। तो इसी तरीके से परिवार और व्यक्ति जो अपने-अपने कर्तव्य में विशिष्ट होते थे या विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करते थे, वो इस समुदाय को संचालित करने में मदद करते थे। यानी इनके बिना यानी कि अर्थात ये सही तरीके से अगर काम नहीं करेंगे तो वो समुदाय अच्छे से काम नहीं करता और ब्रेक हो जाता है, यानी टूट जाता है। देखो एक यहाँ पे कहानी दी गई है, ठीक है? इसमें एमपी की एक घटना है, कहानी की मतलब घटना है यहाँ पे झाबुआ जिले में, झाबुआ जिले की। झाबुआ जिले की घटना है जिसमें भील समुदाय के द्वारा, गोवा में भील समुदाय रहता है यानी कि भील जनजाति है, ठीक है? भील जनजाति है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने क्या किया कि चूँकि वहाँ पे पानी की कमी होती थी अमूमन झाबुआ के आस-पास में, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी एक प्रथा हलमा, ठीक है? ध्यान रखें झाबुआ भीलों में एक हलमा प्रथा है, जिसमें सब मिल करके संयुक्त काम करते हैं। यानी बिना पैसा लिए काम करते हैं। तो इसमें सभी परिवारों ने या अगर कहें तो सभी व्यक्तियों ने एक तरीके से मिल करके क्या किया कि सैकड़ों गाँवों में पेड़ लगाए हलमा प्रथा का उपयोग करके। यानी इसमें किसी को पारिश्रमिकी नहीं दी जानी और सभी को अपने-अपने परिवारों से सदस्यों को भेजना था। और इसका फ़ायदा मिला कि वहाँ पे जिस तरीके से बात करें कि जल संकट था वो धीरे-धीरे दूर हो गया। और इसमें एक महत्वपूर्ण नाम दिया गया, शिवगंगा आंदोलन भी बोलते हैं इसको, में महेश शर्मा ने इस भील समुदाय के लिए काम किया था और उनके नेतृत्व में ही हुआ था, तो उनको आगे चलकर पद्मश्री 2019 में मिला। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भीलों में एक हलमा प्रथा होती है, एक तरीके से कार्य होता है, जिसमें वो सामूहिक तौर पर मिल करके किसी कार्य को पूरा करते हैं, जिसमें कुछ भी मतलब एक तरीके से रोज़गार नहीं लिया जाता है। और भारत के पानी को संरक्षित करने के लिए इसी के साथ-साथ उन्होंने तालाबों का भी निर्माण कराया था इस प्रथा से। तो इससे 2 फ़ायदे हो गए, वृक्ष लगाने से जो है वर्षा की मात्रा बढ़ी और वाटर बॉडी अगर कहें तो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज बढ़ गया। दूसरी तरफ तालाब खोदने से पानी वर्षा का जो है संग्रहित हो गया और इससे भी जो है ग्राउंड वाटर का रिचार्ज जो है बेहतर होने लगा। इसी तरीके से चेन्नई में जो बाढ़ आई उस दौरान जो है बहुत सारे संगठनों ने भोजन और आश्रय स्थलों की जो है उपलब्धता बढ़वाई या उस तरीके से व्यवस्था की। तो हम ऐसे देख सकते हैं। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केवल ब्लड रिलेशन या गाँव के लोगों में ही समुदाय की भावना होती है। शहरी क्षेत्रों में भी समुदाय की भावना होती है। शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो जो आप देखते हो खास करके कि सोसाइटीज़ होते हैं, जो मतलब रेजिडेंशियल वेलफेयर जो सोसाइटीज़ होती हैं, वो भी एक तरीके का समुदाय है, जो अपने सोसाइटी में यानी कि उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं समय-समय पे। आवश्यकता पड़ने पर ज़रूरतें भी जो चीज़ें हैं उनके लिए सुरक्षा या फिर सफाई इस तरह की व्यवस्थाओं का ध्यान रखती हैं, क्लियर? तो उसी तरीके से एक कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एक अहमदाबाद का उदाहरण दिया गया है कि ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप था, कि मालिक कमल परमार जो थे, उन्होंने देखा कि गरीबों के बच्चे जो है सड़क पे घूमते-फिरते रहते हैं, भीख माँगते हैं, तो उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया। और इसमें आगे चल कर के जैसे-जैसे वहाँ आस-पास के कुछ और शिक्षितों को, बुद्धिजीवियों को पता चला, कुछ बच्चों को पता चला, तो उन्होंने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम समुदाय की बात करते हैं, तो केवल एक समुदाय नहीं होता या ग्रामीण का ही कोई जो है समुदाय नहीं है। ये हालमा जो प्रथा है, उसका जो बनाया गया एक अवधारणा का चित्र है, यानी कि एक फ़ोटो ली गई है, वो चीज़ है। किस तरीके से हालमा में काम किया जा रहा है जनजातियों का, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको जोड़नी होगी कि किस तरीके से परिवार काम करता है, कैसे समुदाय काम करता है और समुदाय के निर्माण में किस तरीके से संस्थाएँ बनती हैं समुदाय के निर्माण से।
तो समुदाय से आगे चल करके राष्ट्र के भी निर्माण की बात आप स्पष्ट रखिएगा कि वही समुदाय है जो आगे चल करके राष्ट्र का निर्माण करता है। देखो, पिछले 30-40 सालों में कुछ नए प्रकार के समुदाय भी उभरे हैं नगरीय क्षेत्रों में, खास करके आवासीय कल्याण समितियां। और इनका काम क्या होता है, इनके नियम जो होते हैं, नियम बनाना या अपशिष्ट प्रबंधन, सामान्य क्षेत्रों की सफाई करना, पालतू पशुओं की देखभाल और अन्य चीजों के लेकर के हो सकते हैं जिनमें वो काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि नई नई सोसाइटियां बनने के साथ ही वहाँ पे बेहतर प्रबंधन भी होता है और लोगों का विकास भी बेहतर होने लगता है। तो अब यहाँ पे समझना, समुदाय क्या है, एक लचीली संकल्पना, ठीक है, जो किसी जाति से संबंधित भी हो सकती है, किसी धर्म से संबंधित भी हो सकती है, किसी समुदाय से भी हो सकती है। और एक विद्यालय के अंदर भी समुदाय हो सकता है। एक जैसे क्लास 6 के बच्चे अपने आप में एक समुदाय है, क्लास 12 के बच्चे अपने आप में एक समुदाय है और पूरा स्कूल भी एक अपने आप में समुदाय है। तो ऐसी अवधारणाओं को आपको जोड़ के रखना होगा जिनसे आपको पता चले कि क्या चीजें होती हैं। ठीक है, यानी कि परिवार मानव समाज का आधार होता है और समुदाय उसकी अपेक्षाकृत एक बड़ी इकाई है जिसमें छोटे छोटे परिवार या मानव या समूह में लोग जो है जुड़ करके आपसी हितों का ध्यान रखते हैं या अपने हितों का पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें परिवार और समुदाय को समझा है। और अगले चैप्टर की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो उससे पहले इन अवधारणाओं को मैं चाहता हूँ कि आप एक बार गो थ्रू हो जाएगा सारी, क्योंकि हम आगे जो है पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक ढांचे की अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनसे चीज़ों को आपको और ज़्यादा स्पष्ट तौर पर राष्ट्र निर्माण या संस्थाओं के निर्माण की बात पता चलेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो इसे आप सब्सक्राइब भी करिए और दूसरों से शेयर करिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें।